तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आप सभी बोर्ड के विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 2 है, ये क्लास 10 वालों के लिए है, ठीक है। जिससे आपके चार चार नंबर पक्के होंगे। कितने नंबर? 4 नंबर ये पक्के होने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन क्या हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 2026 में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो चार चार नंबर के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, तो याद रखिएगा 2026 में ये पक्का आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा करके ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया है, ठीक है। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्लास 10 वालों के लिए है ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देख लें, ठीक है, इसकी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपको बताया कि ये 4 नंबर के होंगे और 6 नंबर के भी होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने का जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा मेरुरज्जु क्या है, ठीक है। मेरुरज्जु क्या है, इसके द्वारा कौन से कार्य नियंत्रित किए जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। किसकी बात कर लेते हैं? दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए, कहा इसमें गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन्स कौन सा है, इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताकर रखा है इस चीज़ को, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रख दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, ठीक है, वीडियो के जो है प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम बात कर लें यहाँ पर, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी हम बात करें, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख पा रहे होंगे ऊपर, जैसे कि, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, ठीक है, कह रहा अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी, ठीक है, ग्रंथियों में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, तो इधर देखिए 2 कॉलम में आप लिखेंगे। मैं यहाँ पर कॉलम के तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, ठीक है। जब मैंने कॉलम के तरीके से इसको मैंने लिखा, तो उसी हिसाब से आप भी इसको लिखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा मैंने, ठीक है, कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिस्रावी ग्रंथियाँ में दोनों में अंतर मैंने यहाँ पर 4 अंतर लिखे हैं आपके सामने, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो पहला अंतर मैंने लिखा है कि इनमें, ठीक है, इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, मतलब इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, मतलब इनमें अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन होती है, मतलब उसमें कोई नली नहीं पाई जाती। लेकिन बहिस्रावी जो होती हैं इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। एक अंतर हो गया। दूसरे अंतर की बात कर लेते हैं, ये अपना, ठीक है, स्राव सीधे रक्त में छोड़ देती है, मतलब इनमें जब कोई भी जो है नली नहीं पाई जाती है, तो ये क्या करती हैं, अपने रक्त को, सॉरी, अपने ग्रंथि को क्या कर देती हैं, रक्त में डायरेक्ट छोड़ देती हैं। लेकिन बहिस्रावी की अगर हम बात करें, तो ये अपना स्राव, ठीक है, नलिकाओं द्वारा लक्ष्य स्थान तक पहुंचाते, मतलब जो ये अपने स्थान को एक निर्धारित कर लेते हैं, तो वहां तक क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। तीसरे अंतर की बात कर लें, तो इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में इनका, ठीक है, इनका जो है स्राव हार्मोन्स कहलाता है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं? हार्मोन्स का स्राव करती हैं। लेकिन
बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो एंजाइम, लार, ठीक है, एंजाइम, लार और पसीने का जो है ये प्रयोग मतलब स्राव करते हैं। इतना मैंने बताया आपको। उसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे चौथा वाला कह रहा है ये शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं एवं समन्वय भी करती हैं, ठीक है, समन्वय भी करती हैं, सम्मानित भी करती हैं, मतलब जो शरीर की क्रिया है उसको नियंत्रित भी कर लेती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, और ठीक है समन्वित भी कर लेती हैं। लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः पाचन, उत्सर्जन आदि में सहायक होती हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथियों में, एग्जाम्पल में कौन कौन है, पांचवा में पिट्यूटरी और मैंने लिखा है थायराइड। अगर हम बात करें बहिस्रावी में तो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर लार ग्रंथियाँ और पसीना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने तीसरे को आपको आंसर मैंने आपको जो है बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि प्रतिवर्ती, कौन सा क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है, सचित्र वर्णन की, मतलब इसमें चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। तो मैंने हेडिंग यहाँ पर लिखा है प्रतिवर्ती क्रिया, क्या मैंने हेडिंग लिखा है, प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। जैसे मैंने हेडिंग बाय हेडिंग लिखा है वैसे आप लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रतिवर्ती क्रिया वह तेज, ठीक है, वह तेज, अचानक और अनैच्छिक क्रिया है जो किसी, ठीक है, उत्तेजना के प्रभाव से होती है और जिसे मेरुरंध्र नियंत्रित करता है। मतलब जो मेरुरज्जु होता है वो नियंत्रित करता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो तेज होती, बहुत तेजी से होती है और अचानक होगी, ठीक है, कैसे होगी, अचानक भी होगी और तेज भी होगी, यानी कि अनैच्छिक भी होता है। और अगर हम बात कर लें तो इसमें उत्तेजना भी पैदा होती है, ठीक है। इन प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, तो मेरुरज्जु करता है। कौन करता है, मेरुरज्जु ये कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें तो इसके एग्जाम्पल की, किसकी बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल की, तो यानी उदाहरण मैंने यहाँ पर देखिए मैंने लिख करके दिखाया है। तो उदाहरण की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला पहला उदाहरण है यहाँ पर कि यहाँ पे मैंने लिखा है पहला, हाँ पहला देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने गर्म वस्तु को छूते ही हाथ पीछे हट जाते हैं। मैंने लिखा है गर्म वस्तु को छूते ही हाथ पीछे हट जाते हैं, ये मैंने लिखा है। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है कि सुई चुभाने पर, ठीक है, पैर, ठीक है, हटा देना, ठीक है। अगर सुई चुभती है आपके पैर में, यदि सुई चुभ जाती है तो क्या करते हैं आप, पैर को तुरंत हटा लेते हो। ये चीज़ मैंने लिखा, दो चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा है। अब इसके कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य में देखिए पहला कार्य क्या लिखा हमने, ठीक है। अगर हम कार्य की बात करें, क्या बात कर लेंगे, कार्य की, तो यहाँ पर मैंने कुछ कार्य की बात की है। तो कार्य में पहला पॉइंट लिखा हमने, ये शरीर को हानि से बचाते हैं, मतलब हानि से ये क्या कर देते हैं, बचाते हैं। किससे बचाते हैं, शरीर को हानि से बचा लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये टोटली आपके चार चार नंबर के होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, चार चार नंबर के भी हैं। अभी 6 नंबर के चलेंगे। ये सब क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला मैंने कार्य में आपको बता दिया। दूसरा मैं अगर कार्य की बात करूं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्रिया अत्यंत, मतलब यह क्रिया जो होती है अत्यंत शीघ्र होती, मतलब बहुत जल्दी होती है, ठीक है। ये बहुत जल्दी क्रियाओं को जो है काम करता है। दूसरा चीज़ क्या है, मस्तिष्क पर भार कम, ठीक है, करता है। मतलब मस्तिष्क पे जो होता है ये भार, इस पे जो मस्तिष्क होती है उस पे भार बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके फिगर को। इसके अगर हम चित्र की बात कर लें, किसकी बात कर लें, चित्र की, तो प्रतिवर्ती क्रिया की अगर हम प्रतिक्रिया चाप की अगर हम चित्र की बात करें तो यहाँ पर आप फिगर बना लेंगे, ठीक है। फिगर बनाने के बाद ध्यान दीजिएगा कि आप चित्र का नाम भी लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, चित्र का नाम भी लिखेंगे,
ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हमने चित्र प्रतिवर्ती चाप, ठीक है, या फिर प्रतिवर्ती क्रिया भी आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अगर आप चित्र का नाम नहीं लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लो, नंबर आपके कटेंगे, ठीक है। और ये फिगर आपको बनाने होंगे, जो यहाँ पर देखिए आप बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो यानी कि क्या है ये मेरे रसगुल्लो, IMP यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 2000, ठीक है, आपके 26 में टपकने वाला क्वेश्चन है। तो इस फिगर से आप लोग याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बनाने की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। जैसे मैंने अभी जो चीज़ें बताई हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ चीज़ें। जैसे मान लीजिए, ठीक है, हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये मेरा हाथ है, ये आप देख पा रहे हैं ये हाथ है, ठीक है। यहाँ पर हाथ से जो कुछ जुड़ी हुई चीज़ें लगी गई हैं, ये ब्रेन तक आता है, स्पाइनल कॉर्ड तक। मेरुरज्जु यहीं पर लगा है, कहाँ लगा है, मेरुरज्जु यहीं पर लगा है, आप देख पा रहे हैं मेरुरज्जु है ये, ठीक है। जब मेरुरज्जु यहीं पर लगा है तो क्या होगा, हाथ यहाँ पे क्या किया है, गर्म चीज को छुआ है, तो यानी कि त्वचा में ग्राही, मतलब ग्राही चीज को क्या किया है, ग्रहण किया है, ऊष्मा या दर्द को ग्रहण करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जब ऊष्मा या दर्द को ग्रहण कर लेगा फिर आगे की तरफ ये बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसकी जो पेशियां होंगी ये कार्य करना शुरू कर देंगी। ये जैसे जैसे कार्य, यहाँ से देखिए, पहले ग्रहण किया, तुरंत भेजा किसके, संवेदी तंत्रिका कोशिका के जरिए, मतलब उसको संवेदी तंत्रिका कोशिका के जरिए भेजेगा, कहाँ पर, मेरु रज्जु में। जब ये मेरु रज्जु में भेजेगा, मेरु रज्जु कहाँ पर भेज देगा, मस्तिष्क के मस्तिष्क तक भेज देगा। कि मतलब आप किसी गर्म चीज को छुए हैं, हाथ को वहां से तुरंत हटाइए तो मस्तिष्क तुरंत रिटर्न क्या करेगा, भेज देगा किसको, ठीक है, प्रेस, ठीक है, प्रतिसरण, ठीक है, तंत्रिका कोशिका को, और ये तुरंत लेके जाएंगे, भेजेंगे किस पर, ठीक है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका पर, और प्रेरक तंत्रिका कोशिका किस पर भेज देगी, कार्यक कोशिकाओं पर भेजेगी, जो ये क्या काम करेंगे, तुरंत उस पर हाथ हटाने का काम करेंगे, ठीक है। तो इस फिगर को आप बना लीजिएगा, ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिगर मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, अच्छे से इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग 6-6 नंबर के क्वेश्चन को। तो ये रहा आपके सामने 6-6 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे रसगुल्लों, जो कि है 5वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क की संरचना का, ठीक है, सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब चित्र के साथ साथ जो है हेडिंग बाय हेडिंग आपको लिखने हैं, तभी आपके कितने होंगे, 6 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, तभी आपके क्या होंगे, 6 नंबर आपके पक्के होंगे, ठीक है। कितने पक्के होंगे, 6 नंबर आपके तभी पक्के होंगे, अन्यथा पक्के नहीं होंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन का टॉपिक है, ठीक है, 2026 में टपकने वाला है, तो याद रखिएगा आप, ठीक है, पक्का ये आपके बोर्ड के पेपर में आने वाला है। चलिए देखते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क के बारे में हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है, तो ब्रेन हेडिंग डालेंगे। अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश मत लिखिएगा, अगर आती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हिंदी आती है तो हिंदी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हमने क्या चीज़ है कि यहाँ पर चीज़ें हमने लिखा है, अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है कि मस्तिष्क मानव शरीर का, मस्तिष्क मानव शरीर का, मस्तिष्क मानव शरीर का, ठीक है, मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण अंग है। यह कपाल गुहा यानी कि क्रेनियल कैविटी में स्थित होता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग है। मस्तिष्क को बाहर से कपाल यानी कि खोपड़ी तथा अंदर से 3 झिल्लियों, जिसको बोलते हैं मेंजीज, ठीक है, द्वारा सुरक्षित मिलती है, मतलब ये सुरक्षा मिलता रहता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रेन होता है मेरे रसगुल्लों, ब्रेन यानी कि मानो कि जो खोपड़ी होती है, ठीक है, वो जो खोपड़ी होता है वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, क्रेनियल कैविटी के अंतर्गत, मतलब कपाल गुहा में ये स्थित होता है।
इसे केंद्र तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग भी माना जाता है। ये बाहर से क्या होता है, खोप यानी कि कपाल यानी कि जिसको बोलते हैं खोपड़ी से ढका रहता है, और अंदर से जो है इसमें 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। इतना मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के चित्र की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ब्रेन का चित्र जो है बना करके दिया है आपको। तो ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर सब फिगर्स वगैरह में दिखाए भी गए हैं, ठीक है। ये होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क यानी कि तरल नलिका, और ये होता है कार्पस, ठीक है, कार्पस कैलोसम, ये होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है, गोलार्ध, और ये होता है प्रमस्तिष्क, आगे वाला हिस्सा जो होता है प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, और थैलमस और हाइपोथैलमस। ये इतना पूरा हिस्सा लेकर के अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे ये लगा होगा, ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हिस्से होती हैं लगभग ये टोटल, इसको बोलते हैं मध्य स्तंभ यानी कि मध्य मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में जो हिस्से आ जाते हैं यहाँ पर कार्पस और, ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध भी आ जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर पश्च मस्तिष्क की, किसकी बात कर लेते हैं? पश्च मस्तिष्क की, तो ये वाला हिस्सा पूरा पश्च मस्तिष्क में आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपका क्या आता है, पोन्स आ जाता है, और अनुमस्तिष्क आ जाता है, मेडुला आ जाता है, ठीक है, और प्रमस्तिष्क तरल, ठीक है, नलिका आ जाते हैं, मेरुरज्ज भी आ जाता है इसी में। हालांकि मेरुरज्ज जो है पिछला हिस्सा माना जाता है, स्पाइनल कॉर्ड वाला हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये मैंने आपको बताया, और चित्र का नाम लिखेंगे आप मानव मस्तिष्क का, ठीक है, संरचना, ठीक है, आंतरिक संरचना भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, ये जरूर आप बना लीजिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए जो है अगर आप इस फिगर को बनाना नहीं सीखेंगे और वो पेपर में जरूर आएगा, ये तो याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मस्तिष्क के प्रमुख भाग के बारे में। किसकी बात कर लेंगे? मस्तिष्क के प्रमुख भाग के बारे में। तो यहाँ पर जो लिखा हमने, ठीक है, भाग कितने होते हैं? तो 3 भाग प्रमुख होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। 3 भाग कौन कौन सा होगा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं। एक बोलते हैं मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये 3 ब्रेन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? तो आप जान पा रहे होंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा क्या चीज़ यहाँ पर? अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। तो अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो ये क्या होता है? ये अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क, ठीक है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आगे वाला जो हिस्सा होता है फ्रंटल वाला, जिसको माथा आप बोलते हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा भाग होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें एक सेरिब्रम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेरिब्रम भी पाया जाता है। तो सेरिब्रम क्या काम करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसके एक भाग होते हैं जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। क्या होता है? ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो 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 2 गोलार्धों यानी कि दाएं व बाएं, ठीक है, में बटा होता है। ये क्या होता है? जैसे मस्तिष्क है, ये दाएं और बाएं में क्या होता है? एक इधर बटा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, मैं अगर बताऊं आपको यहाँ पर, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि जिसकी सतह पर, ठीक है, सलवटे, क्या होते हैं? सलवटे और खांचे पाए जाते हैं। सलवटे का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे करके खांचे होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और कुछ सपाट भी होते हैं ऐसे। आप जैसे कि फिगर में देखे थे, मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला सलवटे टाइप, खांचे टाइप, ये, ठीक है, मैंने आपको दिखाया। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें सेरिब्रम के कार्य की, किसकी बात कर लें? सेरिब्रम के कार्य की।
तो इसके कार्य की अगर हम बात करें, इसके फंक्शन की बात करें, तो ये क्या काम करता है, तो सोचने का काम करता है और याद रखने का काम कराता है और सीखने का काम करता है। याद रखिएगा एक चीज़, फीमेल जो होती है भैया, क्या होती हैं, फीमेल, फीमेल में सेरिब्रम जो होता है बहुत मजबूत होता है, मतलब इसलिए वो चीज़ों को याद करके रखती हैं, इसलिए वो चीज़ क्या करती हैं, रटती हैं, रट्टू चीज़ों उनको ज़्यादा याद होता है। आगे बात कर लेते हैं। ये इच्छा अनुसार कार्य करता है, जैसे लिखना, बोलना, चलना। ठीक है, मतलब मन करेगा आपको लिखेंगे, मन करेगा आप बोलेंगे, मन करेगा आप चलेंगे, जैसे भी आपका, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इच्छा के अनुसार काम करना। ठीक है, इसलिए इसका नाम सेरी ब्रह्म, जैसे ब्रह्म कोई पकड़ लेता है ना, अगर आपको रख ले कोई ब्रह्म ना, तो क्या करते हैं आप उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो वैसे ये भी होता है। अब अगर हम बात करें सेरी ब्रह्म के अंतर्गत, तो यहाँ पर याद रखिएगा अग्र भाग में एक चीज़ और होता है जिसका नाम क्या है, थैलेमस। क्या पाया जाता है, थैलेमस। एक भाग और होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं फिगर में, थैलेमस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो थैलेमस आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, चित्र में अगर हम थैलेमस की बात करें, किसकी बात करें, थैलेमस, तो आप देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा क्या है, थैलेमस है। कौन वाला हिस्सा, रेड कलर से इसको दिखा देता हूँ, ये वाला जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये क्या है तुम्हारा, थैलेमस वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, थैलेमस वाला। ठीक है, अब चलिए थैलेमस की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम, थैलेमस की। तो थैलेमस अगर मैं बात करूं, तो इंग्लिश यदि आएगा ठीक, नहीं आएगा कोई बात नहीं, इंग्लिश मत लिखिएगा। ठीक है, अगर आया तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। तो थैलेमस की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए लिखा है हमने, ठीक है, संवेदी संदेशों का केंद्र, मतलब ये एक जो संदेश हम भेजते हैं उसको क्या कर लेता है, इकट्ठा करके उसको रख देता है, मतलब उसके प्रति क्या कर देता है, भेजने का काम करता है आगे। ठीक है, इसलिए उसको संवेदी संदेशों का केंद्र माना जाता है, मतलब जो संदेश आप भेजेंगे उसमें जाकर के स्टोर होगा। जैसे आप फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन में एक इंटरनल जो है चिप लगी होती है, एक्सटर्नल चिप जो बाहर से लगाते हैं आप, ठीक है, वो ऑलरेडी तो इंटरनल लगी होती है। जैसे मतलब आप कहते हैं क्या चीज़ है कि 128 GB है, ठीक है, 256 GB है, तो वही चीज़ बात करते हैं। ठीक है, तो वैसे इसमें आपके सबके ब्रेन में जो थैलेमस काम करता है। आगे मैं बात कर लेता हूँ। ये लिखा है जो दर्द, ताप, स्पर्श आदि जो है ये क्या करता है, सेरिब्रम तक पहुंचा देता है। ठीक है, यानी कि जो दर्द होगा, जो आप स्पर्श करेंगे, आपके अंदर जो तापमान होगा, वो कहाँ तक पहुंचाएगा, सेरिब्रम तक भेज देगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें, जो कि आप देख पा रहे हैं हाइपोथैलेमस, मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। तो हाइपोथैलेमस ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये वाला। ठीक है, आप देख पा रहे हैं हाइपोथैलेमस। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ हाइपोथैलेमस की। तो ये रहा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूँ, किसकी बात करूँ, हाइपोथैलेमस की, तो आप देख पा रहे होंगे कि हाइपोथैलेमस यहाँ पर मैंने हेडिंग में लिखा है। तो हेडिंग में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद भूख, प्यास, ठीक है, नींद और भावनाओं को जागृत करता है। भावना मतलब प्यार, ठीक है, यानी कि लव। इस चीज़ों को क्या कर देता है, था हाइपोथैलेमस एक्टिव कर लेता है। इसलिए साधु संत क्या कहते हैं कि आप लहसुन प्याज मत खाइए, मतलब अगर लहसुन प्याज आप खाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, तो हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और इन सब चीज़ों को, सारे ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो इसलिए वो सब मना करते हैं। समझ में आया। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता, मतलब जो आपके अंदर हार्मोन्स होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उसको भी ये क्या कर लेता है, नियंत्रित करके रखता है, नहीं तो फिर समस्याएं और बढ़ जाए। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे। मध्य मस्तिष्क की अगर हम बात करें, मिड ब्रेन की, तो ये अग्र व पश्च मस्तिष्क के बीच का भाग है। अग्र व मध्य, अग्र व पश्च मस्तिष्क के बीच का भाग माना जाता है। इसका कार्य की अगर हम बात करें, तो ये क्या काम कर देता है, यहाँ पर दृष्टि व श्रवण से संबंधित प्रतिवर्त क्रिया का काम करता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, तो आँख और सिर की गति का नियंत्रण करता है, मतलब जो आँख होता है और आपका ब्रेन होता है, उसको जो है ये नियंत्रित कर देता है। और एक चीज़ ये, और ये दृष्टि व श्रवण, मतलब सुनने के लिए और देखने के लिए भी ये जो है उसको नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं तीसरे वाले ब्रेन की बात कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरे वाले का नाम होगा पश्च मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन।
तो हिंड ब्रेन के भी कई भाग होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैंने पहले लिखा है सेरिबेलम। क्या लिखा है यहाँ पर? सेरिबेलम। ये देखिए सेरिबेलम। अगर हम सेरिबेलम की बात करें तो ये क्या काम कर देता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। उसके बाद क्या काम कर देता है? मांसपेशियों की, ठीक है, गति में समन्वय करता है। शरीर के संतुलन बनाने का मतलब क्या है? आप देखते होंगे जो सर्कस वगैरह में जो बच्चियां रस्सियों पर चलती हैं, वो इसी में भूमिका निभाती है। उसके बाद दूसरा वाला जो आपका आएगा वो आ गया पोन्स। पोन्स हम पाउडर की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपके ब्रेन में ही पाया जाता है पोन्स। उसके बाद क्या होता है? पोन्स क्या काम कर देता है? ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये मस्तिष्क के भागों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मस्तिष्क के भागों को जोड़ने का काम कर देता है, और जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, मस्तिष्क के भागों को जोड़ने का काम करता है, श्वसन की क्रिया में ये क्या काम करता है? उसमें भूमिका निभाता है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मेडुला, तीसरा वाला आपका आ जाएगा मेडुला ऑब्लेंगेटा। अगर हम मेडुला ऑब्लेंगेटा की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या काम करता है? ध्यान रखिएगा, मेडुला ऑब्लेंगेटा। तो यहाँ पर जो काम करता है मेडुला ऑब्लेंगेटा, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे कौन कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं? ध्यान रखिएगा, श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है, हृदय का धड़कन, और है रक्तचाप। रक्तचाप का मतलब होता है बीपी, ठीक है। इसको क्या कर देता है? कंट्रोल करके रखता है। अगर ये कंट्रोल नहीं होता तब भी समस्याएं बढ़ जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं इसके निष्कर्ष की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निष्कर्ष में क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। तो निष्कर्ष में जो चीज़ें आ जाती हैं, जो आपने लिखा अभी, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हमने, ठीक है, मस्तिष्क, ठीक है, अग्र, मध्य एवं पश्च भागों से मिलकर बना होता है। यह शरीर की सभी ऐच्छिक अनैच्छिक एवं मानसिक क्रियाओं का, ठीक है, नियंत्रण करता है। इसलिए इसे शरीर का कमांड सेंटर भी कहा जाता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि कमांड सेंटर किसे कहा जाता है? तो मस्तिष्क को कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। 6 नंबर वाले आपके पक्के हो गए। कितने नंबर के? 6 नंबर के। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं छठवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो छठवां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार के छठवां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो छठवां क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है इसमें छठवां क्वेश्चन कि वाहिका विहीन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? थायराइड ग्रंथियों की सहायता, थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो हमने कहा वह वाहिका विहीन ग्रंथियां। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वाहिका विहीन ग्रंथियां। तो वाहिका विहीन ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हमने, वाहिका विहीन ग्रंथियों वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें कोई नलिका नहीं होती है, मतलब जिनमें कोई नली ना हो। ये अपना स्राव सीधे रक्त में छोड़ देती हैं। ठीक है, इनका स्राव हार्मोन्स कहलाता है, जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। मतलब ये जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, जिसकी मैंने बात की यहाँ पर वाहिका विहीन की, मैंने आपको बताया पहले ही कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी ही। जो सीधे रक्त में कोई भी चीज़ें, कोई ग्रंथियां जो रक्त में भेजती हैं, तो वो हार्मोन्स हो जाती हैं। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल की। तो उदाहरण में जैसे आप में यहाँ देख रहे हैं थायराइड, ठीक है, पिट्यूटरी, एड्रीनल, ये सब ग्रंथियाँ जो होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर थायराइड की, किसकी बात कर लेते हैं? थायराइड की। तो थायराइड क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? थायराइड की। तो थायराइड अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा थायराइड की। ठीक है, आप थायराइड के बारे में ध्यान से सुनिएगा कि थायराइड ग्रंथियाँ गर्दन में, ठीक है,
श्वसन नली के आगे स्थित होती हैं, यानी कि ट्रैकिया में स्थित होती हैं, या ठीक है तितली के आकार की होती हैं, जो ठीक है और दो लोब यानी कि दाएं व बाएं से मिलकर बनी होती हैं, जो ठीक है इस्थमस द्वारा जुड़ी होती हैं। अब हम इसके फिगर पे चलते हैं, इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने संरचना भी हेडिंग डाल करके लिखा है, हालांकि ये भी संरचना के अंतर्गत आएगा। अभी मैं फिगर आपको इसके बाद तुरंत दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हमने कि थायराइड एक ठीक है वाहिका विहीन ग्रंथि है, उनमें ठीक है यह अनेक ठीक है फॉलिकल्स से बनी होती हैं, अनेक फॉलिकल्स से बनी होती हैं। प्रत्येक फॉलिकल्स के भीतर ठीक है कोलॉइड भरा होता है, कोलॉइड में ठीक है थायरॉक्सिन हार्मोन संग्रहित होते मतलब इकट्ठा होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है ये इकट्ठा होता है, ठीक है। इसके हार्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होते हैं, इसके हार्मोन्स के लिए आयोडीन आवश्यक होते हैं। चलिए इसके फिगर की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ये रहा चित्र इसका, ठीक है थायराइड ग्रंथियाँ के किसकी फिगर है, थायराइड ग्रंथि। आप देख पा रहे हैं ये है थायराइड ग्रंथि जो कि कैसी होती है, मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ठीक है ये है थायराइड ग्रंथि जो कि कैसी दिख रही है आपको, तितली के आकार के। तो थायराइड ग्रंथि है, इसमें इस्थमस होता है ये हल्का सा ऊपर वाला हिस्सा, और ये क्या होता है लेफ्ट लोब, और ये होता है राइट लोब, ये राइट और ये लेफ्ट लोब, ठीक है ये होते हैं, ये ट्राइकिया होता है। तो इसी को बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, जो तितली के समान आप देख पा रहे होंगे। संरचना इसको दिखाई दे रही, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा थायराइड की संरचना, ठीक है फिगर का नाम हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात कर लें यहाँ पर थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स, ठीक है। तो इसके कुछ हार्मोन्स भी हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर जो हार्मोन्स है आपके दो हार्मोन्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। हार्मोन्स कौन से हो जाएंगे, जैसे T4 T3, T4 का नाम क्या होगा थायरॉक्सिन, और T3 का नाम होगा ट्राई ठीक है आयोडो थायरोनिन, ठीक है ये नाम हो जाएंगे दो। कितने नाम हो जाएंगे, दो नाम हो जाएंगे, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसके कार्य की, किसकी बात कर लेते हैं, इसके कार्य की, ठीक है। तो अगर हम इसके कार्य की बात करें, किसकी बात कर लेते हैं, कार्य की, तो यहाँ पर आप कार्य देख पा रहे होंगे इसके फंक्शन की, यानी कि थायराइड ग्रंथि के कार्य। तो कार्य में मैंने आपको पहला लिख दिया यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे कि शरीर के ठीक है चाय ठीक है यहाँ पर चाय चायप ठीक है चायापचय, ठीक है जिसको बोलते हैं उपापचय, ठीक है यहाँ पर रहेगा उपापचय, शरीर के उपापचय को नियंत्रित करता है, यहाँ पर रहेगा उपापचय, ठीक है ये हो गया। उसके बाद जो होगा दूसरा शरीर, ठीक है शारीरिक वृद्धि और ठीक है मानसिक वृद्धि में सहायक होते हैं, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में सहायक होते हैं। उसके बाद होगा ऊर्जा उत्पादन और ठीक है ऑक्सीजन उपभोग को नियंत्रित करते हैं, हृदय के धड़कन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, बच्चों में सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये मैंने बताया आपको थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथियाँ जो होती है जैसे आप बोलते आपने सुना भी होगा कुछ लोगों को, ठीक है समय से पहले क्या होते हैं मतलब मोटे दिखने लगते हैं, तो उनको बोलते हैं थायराइड हो गया, मतलब वो क्या होते हैं मोटे दिखने लगते हैं, ठीक है। उनकी आयु कम होती है लेकिन वो क्या दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि वो उनको देखोगे अगर वो 8 में रहेंगे तो आपको ऐसा मालूम देगा कि ये 12 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो थायराइड ग्रंथियाँ क्या होती हैं उनकी फूल जाती हैं, ये भी होता है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर निष्कर्ष की। तो यहाँ पर निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो हमने लिखा है यहाँ पर कि वाहिका विहीन ग्रंथियाँ हार्मोन्स को सीधे रक्त में छोड़कर शरीर की क्रियाओं का ठीक है नियंत्रण करती हैं। थायराइड ग्रंथियां एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स द्वारा शरीर के ठीक है उपापचय रहेगा यहाँ पर उपापचय या वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करती हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को देख लेते हैं। ये भी आपका 6 नंबर का ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये भी आपके 6 नंबर के ही क्वेश्चन बनेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें पादप हार्मोन्स
क्या हैं, किन्हीं तीन पादप हार्मोन्स के नाम तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। मतलब कह रहा है इसमें पादप हार्मोन्स बताइए और तीन पादप हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य को भी लिखना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने आपको पादप हार्मोन्स लिखा है हेडिंग में, पादप हार्मोन्स। अब हेडिंग के अंतर्गत क्या लिखा है मैंने ये भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर पादप हार्मोन्स वे हार्मोन्स, ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों में अल्प मात्रा में पाए, मतलब कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, बनते हैं तथा पौधों की वृद्धि, विकास एवं, ठीक है, विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें, ठीक है, प्लांट ग्रंथि, ठीक है, रेगुलेटर भी कहा जाता है, यानी कि प्लांट ग्रंथि और रेगुलेटर भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, पादप हार्मोन्स कुछ लिखे गए हैं, जैसे ऑक्सिन हार्मोन्स। इसके कार्य क्या होते हैं, ऑक्सिन हार्मोन्स के क्या हैं कार्य, क्या होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन्स की अगर हम कार्य की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा पहले कि तने की लंबाई बढ़ाते हैं, दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है लंबाई ये बढ़ा दी है, दूसरा क्या होगा, कोशिका के लंबाईकरण, ठीक है, में सहायक होते हैं। तीसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रकाश की ओर मुड़ने में मदद करते हैं, मतलब ये प्रकाश की ओर, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, ट्रोपिज्म का भी ये काम करते हैं। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, पहला हार्मोन्स हो गया पादप का, दूसरे हार्मोन्स की बात कर लेता हूँ। तो दूसरा हार्मोन्स जो है आपका वो होगा, ठीक है, वो होगा कौन सा, जिब्रेलिन्स। अगर हम जिब्रेलिन्स के कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य क्या होगा, तने की, ठीक है, वृद्धि, ठीक है, तने की तीव्र वृद्धि करता है और क्या करता है, बीज के अंकुरण में सहायक होता है, फलों के आकार को बढ़ाता है, ये कार्य हो गया। अगर हम बात करें तीसरे वाले जो है पादप हार्मोन्स की, तो आप देख पा रहे होंगे तीसरे वाले पादप हार्मोन्स को, तो ये है तीसरा वाला जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की अगर हम कार्य की बात करें तो यहाँ पर पहला कार्य हमने लिखा है कि कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, पत्तियों की, ठीक है, बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है। जो पत्तियां होती हैं जब वो मुरझा उड़ जाती हैं, मतलब झिलमिलाहट टाइप हो जाती हैं, तो उसको क्या करता है, अच्छा बना करके रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पार्श्व कलियों में वृद्धि का भी कार्य करता है। ये मैंने आपको बता दिया, दो तीन बता दिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके, ठीक है, यहाँ पर निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने निष्कर्ष में कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो आप देख पा रहे होंगे निष्कर्ष में, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि पादप हार्मोन्स, ठीक है, पौधों की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने वाले रासायनिक दूत होते हैं, ठीक है। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन्स पौधों में वृद्धि, अंकुरण, कोशिका विभाजन तथा, ठीक है, दिशा नियंत्रण जैसे कार्यों को संपन्न करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भागों का संचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। संचित्र क्या करना है, वर्णन करना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो तंत्रिका कोशिका की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तो न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखा फिगर, नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये है फिगर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि 2026 में टपकने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर तंत्रिका कोशिका के बारे में कि तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसका कार्य शरीर में तंत्रिका आवेगों का संचार करना होता है, ठीक है। क्या काम करता है, तंत्रिका आवेग का संचार करने का काम करता है। ये रहा फिगर मैंने आपको दिखाया हमको तंत्रिका के बारे में। देखिए चीज़ें समझिएगा, ये है तंत्रिका का फिगर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये बीच वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये क्या होता है, केंद्रक होता है। ये पूरा जो इसका बाहरी शरीर होता है इसको बोलते हैं
ठीक है, कोशिका कोशिका काय, ठीक है। यहाँ बीच में जो बिंदी बिंदी के आकार का जो फ्यूल भरा होता है इसको क्या बोलते हैं, निन्सेल, ठीक है, ग्रेन्यूल, क्या बोलते हैं, निन्सेल ग्रेन्यूल, इसको निन्सेल कण भी बोलते हैं, निन्सेल कण भी बोलते हैं। और जो यहाँ पे छोटे छोटे शाखा के रूप में आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं, ठीक है, डेंड्रॉन्स, क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन्स, या फिर ठीक है इसको डेंड्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डेंड्रॉन्स होंगे, एक को बोलते हैं डेंड्रॉन्स, ठीक है, डेंड्रॉन्स और डेंड्रॉन। अगर हम बात करें यहाँ पर उसके आगे वाले हिस्से की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, श्वसन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, श्वान, क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक पीले कलर की एक पट्टी आप देख पा रहे होंगे, ये पीले कलर की पट्टियाँ, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष। और जो यहाँ पर देखिए एक खाने खाने के रूप में आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर का, इसको बोलते हैं आवरण, कौन सी आवरण बोलते हैं, ठीक है, माइलिन, कौन सी, माइलिन आवरण बोलते हैं। उसके बाद जो बीच बीच में जोड़ने का काम किया गया है, जो बीच बीच में जोड़ने का काम किया गया है यहाँ पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेनबियर के नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेनबियर के नोड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं आपको दिखा दूं इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, जो एकदम अंगूठे के जैसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये इसके ऊपर उसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष शिरा बोलते हैं। और एक में होता है सिनेप्टिक, ठीक है, क्या होता है, सिनेप्टिक जो होता है पुटिकाएं होती है जो ये जोड़ने का काम करती हैं, सिनेप्टिक ये जो होती हैं ये जोड़ने का काम करती हैं, एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका को क्या कर देती हैं, जोड़ने का ये काम करती हैं, सिनेप्टिक, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर हेडिंग भी डाला है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तंत्रिका कोशिका के, ठीक है, मुख्य भाग। तो मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो 3 भाग मैंने यहाँ पर लिख करके आपको दिखाया है। 3 भाग इसके मुख्य होते हैं। पहला आपका होता है डेंड्रॉन्स, दूसरा होता है कोशिका का जिसको बोलते हैं साइटोन, तीसरा होता है एक्सॉन, एक्सॉन भी इसी में होता है। तो अगर हम बात करें डेंड्रॉन्स की, किसकी बात कर लेते हैं, डेंड्रॉन्स की। तो यहाँ पर अगर मैं डेंड्रॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये छोटी, ठीक है, शाखा युक्त संरचना होती हैं। उसके बाद ये तंत्रिका आवेगों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसी में लिख सकते हैं आप, ये क्या होते हैं, छोटी आवेग ये छोटी शाखा युक्त जो है संरचना होती है और तंत्रिका आवेग का भी ये ग्रहण करने का काम करती हैं। उसके बाद ये संदेश को कोशिका काय की ओर ले जाती हैं, संदेश को क्या कर देती हैं, संदेश को कोशिका काय की ओर लेके जाती हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले का जो नाम होगा वो है कोशिका का या फिर साइटोन या फिर सेल बॉडी या फिर जिसको बात कर लेते हैं साइटोन। ये क्या काम कर देता है, इसमें नाभिका जो होता है उपस्थित होता है, नाभिका, और इसमें निश्चल कण भी पाए जाते हैं। ये तंत्रिका आवेगों को एकत्रित एवं नियंत्रित करता है, ठीक है। तंत्रिका आवेग को क्या करेगा, कोशिका का ये नियंत्रित भी कर देता है। इसमें निश्चल कण भी पाए जाते हैं, नाभिक भी पाया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर एक्सॉन के बारे में। किसके बारे में बात कर लेता हूँ, एक्सॉन के बारे में। ये लंबा एकल तंतु होते हैं, ठीक है, जो पीले कलर का मैंने आपको दिखाया था। ये संदेशों को कोशिका काय से दूर ले जाते हैं। और दूसरी चीज, एक्सॉन पर माइलिन आवरण पाया जाता है, मतलब इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसका नाम माइलिन है। माइलिन के बीच बीच में, ठीक है, रेनबियर के नोड पाए जाते हैं। और इसका अंतिम सिरा क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो अंतिम सिरा होता है अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्सॉन, ठीक है, टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है इसका अंतिम सिरा, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसकी संरचना के बारे में, सहायक संरचनाएं। तो इसकी सहायक संरचनाएं भी कुछ आपके देख पा रहे होंगे, जैसे माइलिन शीथ, रेनबियर नोड और एक्सॉन, ठीक है, क्या चीज़ है, एक्सॉन टर्मिनल, ये हैं सहायक संरचना। तो माइलिन शीथ क्या काम करता है, संदेश की गति बढ़ाती है,
ठीक है। रेनबियर नोड क्या कर देता है, आवेग की तीव्रता, ठीक है, आवेग के तीव्र संचार में सहायक होता है। दूसरा, एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है, अगली कोशिका से संपर्क करता है, ठीक है, अगली कोशिका से क्या कर देता है, संपर्क बना करके रखता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें और भी पढ़ा है जो कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं आपको दिखा दूं। निष्कर्ष में आप चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, निष्कर्ष में ये कि तंत्रिका तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। इसके डेंड्रॉन्स आवेग ग्रहण करते हैं, ठीक है, कोशिका काय उनका नियंत्रण करता है तथा एक्सॉन उन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये मैंने इतना बताया, ठीक है। निष्कर्ष भी होगा, इसका फिगर भी हो गया। अब अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, मैंने आपको इसके फिगर को भी दिखाया था। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा सभी बच्चों के पास। जय हिंद, जय भारत।